यहाँ पे हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है जिसका कि मास हमें दिया हुआ है 5 केजीज का। और ये जो वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का जो बक्सा है, ये ज़मीन पे कहीं मिट्टी पे रखा हुआ है। और हमें ये पता है कि इस टाइप की लकड़ी और इस टाइप की मिट्टी के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो होता है 0.6 का। और इस टाइप की लकड़ी और इस टाइप की मिट्टी के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो होता है 0.5। और इस बक्से पे, इस लकड़ी के बक्से पे एक 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस राइट डायरेक्शन में। और हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा इस केस में। तो देखो, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता और यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होता, जो कि हम मान रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, तो हम क्या करते? हमें पता है कि इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स है 100 न्यूटन्स का। और क्योंकि ये एक लौता फोर्स है, तो यानी कि इस बॉक्स पे एक अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, यानी कि नेट फोर्स है। और अगर नेट फोर्स है तो नेट एक्सेलरेशन भी होगा। और वो हम कैसे निकालेंगे? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे फोर्स और एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मुझे अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं फोर्स के मैग्नीट्यूड को डिवाइड करूंगा मास से। और यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड है 100 डिवाइड बाई मास है 5, तो आ जाएगा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन इसी दिशा में होगी, राइट साइड में। लेकिन इस सवाल में तो फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच में। तो आओ देखते हैं कि इस केस में हम क्या करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और हमने कहा था कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर होता है रेशियो ऑफ फोर्स के, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के। और उस फोर्स का हमने नाम दिया था घिसकाने वाला फोर्स। इसका मतलब कि वो फोर्स जो कि इस ब्लॉक को इस जमीन पे जस्ट घिसका दे, जस्ट चलने पे मजबूर करते। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये ब्लॉक तो चलने लगेगा, तो फिर हम क्या करेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएंगे। और फिर हम काइनेटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट की बात करेंगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है वो बराबर है रेशियो ऑफ घिसकाने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड के एंड जो कांटेक्ट फोर्स है इन दोनों सरफेस के बीच में, उस कांटेक्ट फोर्स के मैग्नीट्यूड के। तो यहाँ इस केस में जो कांटेक्ट फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स के बराबर है, वो तो नॉर्मल फोर्स ही है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड। और एक बार जब ये ब्लॉक चलने लगे तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो उस केस में हम ये कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे। और ये बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, काइनेटिक फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बाई तुम्हारा नॉर्मल फोर्स के मैग्नीट्यूड के, एफ नॉर्मल, इसका भी मैग्नीट्यूड के। और ये जाहिर सी बात है, क्योंकि जितना बड़ा कांटेक्ट फोर्स होगा इन दोनों बॉडीज के बीच में, उतना ही ज्यादा पास आ जाएंगी, उतना ही ज्यादा दबाव बनाएंगी ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर। और इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स उतने ही पास पास आ जाएंगे और उतने ही इंटरलॉक्ड हो जाएंगे। तो इसे घिसकाने के लिए, हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बड़ा घिसकाने वाला फोर्स लगाना पड़ेगा। और सिमिलरली उसी प्रकार से जो फ्रिक्शन हमें मिलेगा, फ्रिक्शन का फोर्स, वो भी उतना ही बड़ा होगा। तो आओ अब ये पता लगाते हैं कि इस लकड़ी के बक्से पे जो हम 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, क्या वो इसे घिसकाने के लिए भी काफी है या नहीं। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से, इसकी मदद से हम घिसकाने वाला फोर्स निकालते हैं। कितना फोर्स चाहिए इसे जस्ट घिसकाने के लिए। तो उसके लिए हमें नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड पहले निकालना पड़ेगा। तो इस ब्लॉक पे एक ग्रेविटी लग रही है, ये हमें पता है। और ये जो ग्रेविटी का जो फोर्स होगा ये हम निकालना जानते हैं आसानी से। वो होता है मास इंटू जी। और मास का दिया हुआ 5 kg और जी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे हम इसे कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि 5 इंटू 10 हमें दे देगा 50। सो 50 न्यूटन का ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। 50 ग्रेविटी का जो फोर्स है वो है 50 न्यूटन का। और अब क्योंकि ये जो ब्लॉक है वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब कि इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा, है ना। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और ये बराबर होगा ग्रेविटी के फोर्स के। तो ऐसे भी लिख लेते हैं, एफ नॉर्मल ये बराबर होने वाला है 50 न्यूटन के। और ये बराबर इसलिए होगा ताकि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 0 हो जाए और ये बॉडी जो है ये वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं करे। तो हमारे पास आ गया है एफ नॉर्मल इज इक्वल टू 50। और अब हम इस दोनों का इस्तेमाल करके एफ खिसकाने वाला फोर्स निकालेंगे। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों तरफ अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 50-50 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एफ खिसकाने वाला फोर्स इज इक्वल टू 50 इंटू 0.6। एफ
इसे मैं लिख लेता हूँ FGH, खिसकाने वाला फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड बराबर यहाँ पे 50 इंटू स्टैटिक कोएफिशिएंट 0.6, और ये आ जाता है 6/10, 10 कट गया, 6 5 30 न्यूटन्स। सो 30 न्यूटन का फोर्स है खिसकाने वाला, यानी कि इसे जस्ट खिसकाने के लिए हमें 30 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन हम तो इससे बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, 100 न्यूटन। तो यानी कि ये बॉडी जो है ये खसकने वाली तो है पक्का, और जब ये खसकना चालू करेगी तो ये राइट दिशा में जाएगी, इसकी टेंडेंसी राइट दिशा में जाने की होगी, इसलिए जो फ्रिक्शन है वो उसे अपोज करेगा। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में लगने वाला है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन होगा 30 न्यूटन्स। तो जो नेट फोर्स आया इस बॉडी पे वो होगा 100 - 30, दैट इज 70 न्यूटन का नेट फोर्स, और ये है राइट डायरेक्शन में। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा ये फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय मास, यानी कि 70/5, और वो दे देगा हमें 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन, और ये है हमारे पास नेट फोर्स, और ये जो है ये दोनों एक मोमेंट के लिए लगेंगे, एक क्षण के लिए ही लगेंगे, क्योंकि होगा क्या, जैसे ही ये बॉडी खिसकना चालू कर देती है वैसे ही इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बल्कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण चीज़ें जो है अलग अलग हो जाएंगी, एक्सेलरेशन अलग नंबर आएगा। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से एक छोटा नंबर होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये दोनों बॉडी एक दूसरे पर दबाव डाल रही हैं, कसकर पकड़े हुई हैं, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एटम्स जो हैं एक दूसरे के ग्रूव्स में घुसे हुए हैं एकदम ही कॉम्पैक्ट तरीके से, और इसलिए उनको हिलाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही एक बार मोशन हो गया इन दोनों के बीच में, वैसे ही ये इनके जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे पे स्लाइड करने लगते हैं, इसलिए जो फ्रिक्शन है वो थोड़ा कम लगता है, इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। तो एक बार जब ये ब्लॉक खिसकने लग गई तो उस पर लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हम निकालते हैं कि हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है कितना। तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल फोर्स की वैल्यू तो है ही, नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड वो हमने निकाल रखा था 50 न्यूटन, तो इसे लिख लेते हैं 50 न्यूटन। तो अब मुझे अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है, काइनेटिक फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड की, तो मैं दोनों साइड 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मेरे पास आ जाएगा F काइनेटिक का मैग्नीट्यूड, और ये बराबर होगा 0.5 इंटू 50 न्यूटन्स। और यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो 0.5 है ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट है नहीं, इसलिए जो हमारे पास जो काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड आएगा, जो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स आएगा वो न्यूटन में ही आएगा, उसका यूनिट न्यूटन ही होगा। तो 50 इंटू 0.5 दिस बाई 10 हो जाएगा ये, और 10 से 10 कट जाएगा, और हमारे पास बचेगा 25 न्यूटन, और ये है हमारे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। और क्योंकि नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स नहीं सॉरी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है दाहिनी डायरेक्शन में, राइट वर्ड डायरेक्शन में, तो इस मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन का जो वेक्टर है वो लगेगा इस लेफ्ट डायरेक्शन में, है ना। तो अब इसे भी हम बना लेते हैं। फ्रिक्शन का जो फोर्स लगेगा वो इधर उल्टे डायरेक्शन में लगने वाला है, और ये होगा 25 न्यूटन। एक छोटी सी बात यह है कि इस वेक्टर को, इस फ्रिक्शन के वेक्टर को हम इस बॉडी पे कहीं भी बना सकते थे, लेकिन अगर आपको एकदम सटीक बनाना है तो आपको इसे सेंटर ऑफ मास पे बनाना चाहिए। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा बिंदु है जहां पे हम इस ऑब्जेक्ट के सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एक जगह पे मान सकते हैं, लेकिन इसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे, तो इसे अभी छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, और हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन है 25 न्यूटन का, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा। तो एक बार जब बॉडी चलने लग जाए तो, और हम इसे 100 न्यूटन से ढकेल रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो नेट फोर्स आएगा हमारे पास 100 - 25 यानी कि 75 न्यूटन का आ गया एफ नेट। और फिर हम इससे एक्सेलरेशन निकालेंगे, ए नेट कितना होगा। तो ए नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्स नेट डिवाइडेड बाई द मास, मास है 5 kg, 75/5 कितना होता है, वो होता है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन नेट। इस एक्सेलरेशन से ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन में जाने लगेगी। तो आओ एक बार देख लेते हैं कि हमने इस पूरी चीज़ को ठीक से समझा है या नहीं। तो स्टार्टिंग में जो लकड़ी का ब्लॉक था ये धरती पे यहाँ पे रखा हुआ था, जिसकी स्टैटिक फ्रिक्शन की कोएफिशिएंट दी हुई थी हमें। तो इससे हमने ये निकाल लिया कि इस ब्लॉक को जस्ट ढकेलने के लिए, घिसकाने के लिए 30 न्यूटन का फोर्स चाहिए होगा, लेकिन हम तो इस पे फोर्स लगा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा है, 100 न्यूटन का है, तो यानी कि घिसकेगा ही। तो एक क्षण के लिए जो नेट फोर्स था वो हमने निकाल लिया 70 न्यूटन, और उसके कारण जो एक्सेलरेशन था वो था 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये बहुत ही थोड़े समय के लिए, बहुत ही छोटे समय के लिए होगा, क्योंकि तुरंत ये घिसकने लगेगा और फिर लगने लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन।
स्टार्टिंग में इसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स थे वो बहुत ही टाइटली पैक्ड थे, इसलिए घिसकना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा था। लेकिन एक बार जब ये घिसकने लगे तो इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इन सरफेस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने लगेंगे और इसलिए फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है सॉरी, वो थोड़ी कम आती है। और यहाँ पे हमने देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन था 30 न्यूटन का और काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा है 25 न्यूटन का, जो कि कम है। तो इसके कारण हमने जो फोर्स निकाला वो था 75 न्यूटन और इसके कारण हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली जो थी 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और तुम ये देख सकते हो कि ये 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा है।